हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 में है एक सब चैप्टर कमिटीज़ एंड जॉइंट कमिटीज़। तो ये जो है चैप्टर 3 में एक सब चैप्टर है कमिटीज़ एंड जॉइंट कमिटीज़। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है सेक्शन 104 ऑनवर्ड्स जो है ये सेक्शन चलेगा। तो देखिए यहीं पे एक एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। एक रिवीजन क्वेश्चन है जिसको मैं यहीं पे क्लियर करा रहा हूँ कि देखिए जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे किसकी, म्यूनिसिपैलिटीज़ की और वार्ड्स कमेटी की कंपोजिशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ जो है दोनों कंपोजिशंस में क्या दे रखा था कि दोनों ही कंपोजिशंस में कमिटीज़ थी। ठीक है। लेकिन एक जो खास डिफरेंस हमको नोट करना था वो ये था कि जो कंपोजिशन म्युनिसिपैलिटी की होती है उसमें जो है ये कमिटीज देखिए ध्यान रखिएगा, ये 104 वाली सेक्शन 104 वाली कमिटीज जो होती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कमिटीज जो है कंपोज उनमें एक कंपोजिशन में एक कंपोनेंट होती हैं। और इसी के कंपैरिजन में जब हम वार्ड्स कमेटी में देखते हैं तो वहाँ पे भी कमिटीज होती हैं। तो वो कमिटीज जो होती हैं और वो भी कमिटी में कौन, आपका चेयरमैन कमिटी में जो होता है कंपोजिशन में होता है, तो वो कमिटी कौन सी होती है, वो ये वाली कमिटीज नहीं होती हैं। वो जो होता है वार्ड कमिटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो सेक्शन आपका सेक्शन 3 के अंडर में कहीं ना कहीं वो हमें कमिटीज बता रखी हैं। 3 अगर जो हम पर्टिकुलरली बात करें तो 3B में जो है वो बता रखी है। तो दोनों को आपस में मिक्स नहीं करिएगा, कमिटीज दोनों अलग अलग हैं, दोनों के स्टेटस अलग अलग हैं, दोनों के फंक्शंस और ड्यूटीज बिल्कुल अलग होते हैं और जो दोनों के जो कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी दोनों का अलग होता है। ठीक है। भले ही हम ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो प्रेसिडेंट या चेयरमैन इंटरचेंजेबली कभी कभी वर्ड यूज कर लिया जाता है, वो थोड़ा सेम हो सकता है, लेकिन बाकी और सब चीज़ों में ये दोनों कमिटीज डिफरेंट होती हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 104 से। 104 जो है क्या कहता है देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये अपॉइंटमेंट करने की बात करता है। देखिए एक थोड़ा सा एक फ्लो भी बता दूं हम क्या करेंगे। एक्चुअली हम इन कमिटीज़ के बारे में जो है वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे। कमिटीज़ हैं जो होती हैं कि ये कमिटीज़ जो होती हैं वो कैसे अपॉइंट करी जाती हैं, और उनका जो अपॉइंटमेंट के बाद जो आपका कौन प्रिसाइड करता है इन मीटिंग्स को। ये जो जो कमिटीज़ होती हैं इनकी मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करता है, इनकी मीटिंग्स में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कमिटीज़ के, इनमें जो क्या वैकेंसी अगर जो हो जाती है तो वो कैसे भरी जाती है, इन कमिटीज़ जो है इनका कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है। इसी के बाद ये तो एक अगर जो एक सिंगुलर जो है वो कमिटी है, लेकिन अगर जो प्लूरल में बात करें तो वो कौन सी वाली कमिटी होगी उसको भी हमको देखना होगा, तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट कमिटी होगी, यानी जिसमें क्या होगा एक से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी वहाँ वो कमेटी जॉइंट कमेटी कहलाएगी। इसी के बाद एक सबसे एक अलग इस पूरी के पूरी कमिटीज़ से हम ये देखते हैं ये क्या है, कमिटी से एक बिल्कुल अलग सा सेक्शन जो है यहाँ पे डाल रखा है सेक्शन 1010A, जिसको यहाँ कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटी में जो आपकी जो स्टेट म्यूनिसिपैलिटी यूनियन है वो फॉर्म करी जाएगी। तो उस वाले सेक्शन का 10A से कोई इस सब चैप्टर से कोई सीधा लेन देन नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि जो है जैसे कमिटी एक समूह है, ऐसे ही ये जो यूनियन है ये भी एक समूह है। तो इस वजह से इस सब चैप्टर के अंडर ये वाला जो है सब सेक्शन 110A जो है डाल रखा है। तो इस तरीके से पूरी के पूरा हम सब चैप्टर देखेंगे कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 104 क्या कहता है। तो 104 जो है बात करता है कि अपॉइंट कमेटी जो है वो अपॉइंट करी जाएगी। ठीक है। अब यहीं से कमेटी में आपको बता देता हूँ एक और रिवीजन का क्वेश्चन है, अगर आप रिकॉल कर सकें आप लोगों में से कॉन्स्टिट्यूशन जिसने पढ़ा हो, तो सेम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राज्यसभा या मतलब पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, किसी भी हाउस में कमिटीज होती हैं। तो ये कमिटीज जो होती हैं ये कमिटीज सेम वैसे ही जहाँ जैसे वहाँ होती हैं यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन वहाँ कमिटीज बहुत सारी ज़्यादा होती हैं लेकिन यहाँ कमिटीज कम होती हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ कमिटीज कैसी कैसी कमिटीज होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट में अकाउंट्स कमेटी होती है, आपका
पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, और इसके अलावा काफ़ी सारी कमेटियाँ होती हैं। सारी तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ यहाँ का कमिटीज़ थोड़ी लिमिटेड होती हैं और वो थोड़े कम नंबर में होती हैं। और देखेंगे जैसे मैं ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन पूरे सारे सेक्शन ख़त्म करूँगा तो आपको मैं एक एक अपनी ब्रेन जो है ब्रेन टेस्ट के लिए एक बार मैं आपको बताऊँगा, पूछूँगा आपसे कि कितनी इसमें कमिटीज़ हुई हैं, डिस्कस करी हैं, और टोटल कितनी कमिटीज़ यहाँ पे जो इस सब चैप्टर में दी गई हैं वो कितनी हैं, और उनके नाम अलग-अलग आप लिख के कमेंट में मुझको बताएँगे। तो ये एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इससे आगे बढ़ते हैं, चलिए हम देखते हैं कि ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन बनाता है ये कमिटीज़। तो देखिए म्युनिसिपैलिटी खुद भी बना सकती है, और इवन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी कमेटी बना सकती है, अगर जो चाहे तो, ठीक है। तो ये कमेटी ये दोनों बनाएंगे। इसी के बाद आपका यहाँ पे ये कहा गया है कि एक रेगुलेशंस जो है जो रेगुलेशंस हैं वो इन जो जो इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस बनी हैं, इस एक्ट के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस बनी हैं वो स्टैब्लिश कर सकती हैं ये कमेटियाँ। इसी के अलावा जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इनके फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको डेलीगेट कर सकती है इन कमिटीज़ को। तो ये जो है कहीं ना कहीं स्टेट को पावर दी गई है कि पावर फंक्शंस जो हैं इन कमिटीज़ के, इवन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। इसी के बाद हम देखते हैं सब क्लॉज बी क्या कहता है। तो सब क्लॉज बी जो है वो कंपोजिशन की बात करता है। कंपोजिशन कहने का मतलब कि कमिटीज़ किन लोगों से बनती है। तो यहाँ कंपोजिशन दो अलग अलग जगह दे रखा है, एक आगे कहीं ना कहीं हम देखेंगे सेक्शन में दे रखा है, एक यहाँ कंपोजिशन दे रखा है। ये सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन का कंपोजिशन होता है, जैसे कि हमने इससे पहले कहीं चैप्टर्स में देखा है म्युनिसिपैलिटी का कंपोजिशन हुआ था जब हम चैप्टर जो है 2 पढ़ रहे थे, तो वहाँ कहीं न कहीं म्युनिसिपैलिटी का कंपोजिशन हुआ था। तो यहाँ भी कंपोजिशन हो रहा है, यहाँ भी बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ इतने डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं है, शॉर्टकट में बता रखा है। तो सबसे पहले देखिए कंपोजिशन में देखते हैं कि यहाँ पे जो इस कमिटी के मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे। तो वो कौन होंगे, वो जो है मेंबर्स जो ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं, उन्हीं में से इलेक्ट कर लिए जाएंगे मेंबर्स, और वो मेंबर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये बताई गई है बात। इसी के अलावा एक और बात बताई गई है कि इसकी टर्म कितनी होगी। तो टर्म बताई गई है कि 1 ईयर, ये जो कमेटी होगी इसकी टर्म जो होगी वो जो है 1 साल तक की होगी। और इसके अलावा जो इसमें ये बता रखा है कि इसमें प्रोसीजर होगा, ठीक है। प्रोसीजर जो होगा, जो यहाँ की मीटिंग्स जो होंगी इस कमेटी में, जैसे मीटिंग्स म्युनिसिपैलिटी में होती थी, सेम मीटिंग्स यहाँ पे भी होगी। मीटिंग से ही मेजॉरिटी से डिसीजन होगा, ऐसा नहीं किसी एक आदमी का यहाँ पे कोई बात चलेगी। तो यहाँ जो है मीटिंग्स भी होंगी, तो उन मीटिंग्स में जो प्रोसीजर होगा वो कैसा प्रोसीजर होगा, तो वो वैसा ही होगा जैसा कि चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो वहाँ प्रोसीजर, उसकी रेगुलेशन में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वही सेम जो है यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। तो सेम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने बजाय इतने सारे डिटेल्ड प्रोविजन, इतना सारा डिटेल्ड सब चीज़ लिखने की बजाय इन्होंने सिंपल ये कह दिया है कि सिंपल आप जो वहाँ के रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वहाँ के, उनको आप फॉलो करेंगे। जो 82-87 में आपको इशू करे गए हैं, उन जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को आप फॉलो करेंगे। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ वहाँ पे अगर जो उन रेगुलेशंस में, उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जहाँ कहीं प्रेसिडेंट का जिक्र किया है, जहाँ कहीं काउंसिल का जिक्र किया है, वहाँ आप उसको जो है म्युनिसिपैलिटी समझेंगे, और जहाँ प्रेसिडेंट का जिक्र किया है वहाँ आप जो है वहाँ आप प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो एक्ट बनाने वाले हैं उन्होंने सिर्फ यहाँ शॉर्टकट तरीके से एक पूरे के पूरे सब क्लॉज बी में ही सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं, जैसे कि आपका कंपोजिशन, जैसे कि आपका टर्म, जैसे कि आपका प्रोसीजर। तो ये सारी चीज़ें इसी में एक जगह बता दी गई हैं। इसी के अलावा सब क्लॉज सी देख लेते हैं। सब क्लॉज सी क्या कहता है। सब क्लॉज सी ये कहता है कि ये मेंबर्स जो कमेटी में बैठा दिए गए हैं, क्या ये ऐसे हैं कि इनको हटाया नहीं जा सकता।
तो सी इसी बात का जवाब देता है कि नहीं, ये बंदे जो मेंबर्स जो इसमें कमेटी में बनाए गए हैं, अपॉइंट करे गए हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा करे गए हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी बनाई गई, कैसे भी बनाई गई हो, ये रिमूव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिमूव भी किए करे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो है कभी रिमूव नहीं किए जा सकते। इसी के बाद सब क्लॉज 1 ये देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, ये एक अलग तरीके की कमेटी की बात करता है। ये एक कमेटी एक अलग ही तरीके की कमेटी है जिसमें एक्सक्लूसिवली फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो इस तरीके की ये कमेटी बनाने की बात करता है जो है सेक्शन जो ये एक 104 का सब क्लॉज 1 की। और इस तरीके की कमेटी जब बनेगी तो ये कैसे बनाई जाएगी, तो ये बता रखा है कि जब जो है ये एक सारे के सारे जो भी ऑफ कोर्स म्युनिसिपैलिटी चाहेगी तो ये कमेटी बनेगी, लेकिन इसमें एक खास राइडर दे रखा है, एक खास चीज़ का ध्यान रखना होगा। चूँकि ये एजुकेशन ऑफ गर्ल्स यानी फीमेल्स के बारे में है, तो इसमें जो आपके मेंबर्स होंगे वो आधे से ज़्यादा, नॉट लेस देन 1/2 यानी आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो वुमन होनी चाहिए। ठीक है, और या तो वो वुमन होनी चाहिए या वो क्या होने चाहिए, आपके बीइंग रेजिडेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, वो म्युनिसिपैलिटी में ही कोई रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी करनी पड़ती हैं अगर जो इस तरीके की कमेटी बनाई जाती है। और उसमें बट नॉट मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर बाय रीजंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स अपॉइंटेड। ये क्या कह रखा है, बट नॉट मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर बाय रीजंस ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अपॉइंटेड। ये जो है ये एक इन्होंने थोड़ी सी अलग सी बात कर दी गई है कि जो है जिनका एजुकेशन में इंटरेस्ट हो वो भी इसमें जो है मेंबर्स जो है वो नहीं करे जाएंगे, भले ही वो क्या हो उनका इसमें इंटरेस्ट हो, वो नहीं करे जाएंगे अपॉइंट एज मेंबर्स। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं कि सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 जो है वो चेयरमैन की बात करता है कि इन कमिटीज़ की जो भी चेयरमैन होगी वो कौन होगी, वो वुमन ही होगी। जो उन्हीं मेंबर्स में से जो चुने गए हैं इस कमेटी के मेंबर्स, उनमें से ही एक लेडी चुन ली जाएगी जो कि वुमन होगी। तो ये एक्चुअली क्या है, ये पूरी की पूरी कमेटी जो है जेंडर स्पेसिफिक है। एक जेंडर को जो है ये कहीं न कहीं अपलिफ्टमेंट की बात करती है, उसके एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की बात करती है, और कहीं न कहीं यहाँ पे जो ये इसमें पद हैं वो वुमेन के लिए ही रिज़र्व कर रखे हैं। जैसे कि हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल सब क्लॉज़ 2 में जो चेयरमैन होगी वो women होगी। इसी के बाद हम प्रोवाइज़ो देख लेते हैं। तो प्रोवाइज़ो में ये कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटी में देखिए, ये एक और कमिटी की बात कर दी गई है यहाँ की म्युनिसिपैलिटी चाहे तो एक एडवाइजरी कमिटी भी बना सकती है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बनाएगी, इसको रिज़ॉल्यूशन से बनाया जाएगा, एक रिज़ॉल्यूशन पास करा जाएगा तभी एडवाइजरी कमिटी बनेगी। और इस कमिटी के एडवाइजरी कमिटी के फंक्शंस क्या होंगे, ये क्या करेगी, ये इंक्वायरी यानी इन्वेस्टिगेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग करेगी और उस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पहुँचाएगी म्युनिसिपैलिटी को। तो ये कोई भी मैटर जो म्युनिसिपैलिटी देगी, किसी जैसे अफसर के जो कोई करप्शन की चार्जेस हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करना, या किसी ने इनडिसिप्लिन कोई काम किया है उसकी जो है इंक्वायरी करना, तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग है जो एडवाइस करती है म्युनिसिपैलिटी को, और जिसकी एडवाइस पे जिसकी बेसिस पे एडवाइस पे जो है म्युनिसिपैलिटी अपना डिसीजन देती है। तो ये जो है कुछ ना कुछ कमिटीज़ जो हैं वो जो कौन-कौन सी कमिटीज़ यहाँ पे अपॉइंट करी जा रही हैं, उनके बारे में बात कर रखा है, उनके टर्म, उनके कंपोज़िशन, उनके जो आपका जो उनका जो उसमें ऑफ़िस पीरियड्स होंगे, उसके बारे में ये पूरा का पूरा सेक्शन हम लोगों को बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्या कहता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन मेंबर्स। देखिए, एक कंपोज़िशन जो ऊपर हमने देखी, उसमें हमने देखा इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर से ही क्या है, इस कमिटी के मेंबर्स चुने जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ बिल्कुल जो है हमको समझ में आ गया कि इलेक्टेड मेंबर्स में से ही कोई आदमी चुना जा रहा है। अब यहाँ जो है, यहाँ जो ये वाला सेक्शन 105 है वो ये कहता है कि ये मेंबर्स जो हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स ही हों, ये कहीं दूसरे मेंबर्स भी हो सकते हैं जो नॉन मेंबर्स हों, उनमें से भी जो ये कमिटी है इसके मेंबर्स बन सकते हैं। अब ये नॉन मेंबर्स कौन हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोजेस करते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर सर्विंग ऑन सच कमिटी।
तो ये कहने का मतलब जिनके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, जैसे आप ये कह सकते हैं कि देखिए जो ये ऊपर वुमेन्स जो एजुकेशन, जो गर्ल एजुकेशन के बारे में कमेटी है, तो उसमें जो है आपको सीधे-सीधे मना कर रखा है कि भाई आप बाहर के मेंबर्स तो नहीं लेंगे, लेकिन आप क्या है वुमेन मेंबर्स ही लेंगे, और वो वुमेन मेंबर्स जो होंगी वो क्या रेजिडेंट होनी चाहिए उस एरिया की। तो ये बात स्पेसिफिकली कह रखी है। लेकिन अगर हम अदर कमिटीज़ देखें, तो वहाँ जैसे एडवाइजरी कमेटी है, किसी आदमी को जुडिशियल आपका एक्सपीरियंस है, कोई आदमी हो सकता है वकील हो, उसको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से आती हो, उसको इंक्वायरी करनी बहुत अच्छे तरीके से आती हो, तो ऐसा मेंबर जो है, कोई बाहर का मेंबर जो भले ही इलेक्ट होके ना आया हो, लेकिन वो क्या है नॉन मेंबर हो, तो उसको भी इस सेक्शन 105 के तहत जो है आपका अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मेंबर, ठीक है। और इसमें कोई जैसे ऊपर एक कमेटी में हमने भेदभाव कर रखा था कि एक जेंडर स्पेसिफिक यानी वुमेन ही मेंबर्स होंगी, आपकी हाफ ऑफ द मेंबर्स, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं होगा। इसमें जो है आपका किसी भी जेंडर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो बाहर का व्यक्ति जो है वो किसी भी जेंडर का होने के बावजूद भी वो एज अ नॉन मेंबर होते हुए भी वो इस कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। इसी के बाद देख लेते हैं प्रोवाइजो क्या कहता है, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि ये जो मेंबर्स, ये जो अपॉइंट किए जा रहे हैं बाहर से मेंबर्स, ये मेंबर्स इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कितने मेंबर्स होंगे, तो यहाँ यही बता रखा है प्रोवाइजो में कि देखिए ये 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/3 जो है ये 1/3 तक हो सकती है मैक्सिमम। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड ही होंगे, और वो क्या है, वो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से, जो इलेक्ट होके आए हैं म्युनिसिपैलिटी में, उन्हीं में से ही चुने जाएंगे। तो सिर्फ 1/3 ही हम जो है बाहर के लोगों को चुन सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं। सब क्लॉज 2 देख लेते हैं क्या कहता है। वो ये कहता है कि देखिए ये नॉन मेंबर्स भले ही, ये नॉन मेंबर्स भले ही हैं, ये नॉन मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड होके नहीं आए हैं, ये थोड़े से बाहर के मेंबर्स हैं, तो ये सब क्लॉज ये कहता है क्या इन पे जो है क्या एक्ट के प्रोविजंस और जो रूल्स के प्रोविजंस हैं, जिसके जो रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या इनके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन विद तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन, डिसेबिलिटी वगैरह, ड्यूटीज, पावर से संबंधित जो इस एक्ट में प्रोविजन में रूल्स और प्रोविजंस दे रखी हैं, क्या वो इन लोगों पे भी अप्लाई होंगे, जबकि ये नॉन मेंबर नहीं। तो यहाँ यही कह रखा है कि हाँ अप्लाई होंगे, बिल्कुल अप्लाई होंगे। इसमें कोई दोहराया नहीं कि ये लोगों के ऊपर भी सेम तरीके से वही प्रोविजंस जो इस एक्ट में बोले गए हैं, जो कि इस जो रूल्स में बोले गए हैं, बताए गए हैं, सेम इन पे भी अप्लाई होंगे, भले ही ये क्या है नॉन मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ कह रखी है कि सेव है, यहाँ एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, क्या आप चाहे मेल और फीमेल, इस तरीके की कोई डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आप मेल होंगे तो नहीं चुने जाएंगे, फीमेल होंगे नहीं चुने जाएंगे, इस तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन अगर जो दे रखी है, तो हाँ वो जो है वो इनके ऊपर अप्लाई हो सकती है। वो इनके ऊपर अप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो एज़ इट इज़ जो एक्ट या रूल्स में बताई गई हैं, प्रोविजंस में जो उनके एक्ट और रूल्स के प्रोविजन बताई गई, वो एज़ इट इज़ इन लोगों पे अप्लाई होगी। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि अगर सेक्शन 106 ये कहता है कि अगर कोई वैकेंसी हो जाती है इस कमेटी में, यानी कोई मेंबर जो होता है वो रिजाइन करके चला गया है, उसकी डेथ हो गई, या कुछ और कारण की वजह से उसकी पोस्ट जो है वो खाली हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या है आपका वैकेंसी भरी जा सकती है इन कमिटीज़ में। और ये कमेटी में जो वैकेंसी भरी जाएंगी वो म्यूनिसिपैलिटी भरेगी। और ये जो वैकेंसी होंगी वो चाहे मेंबर की हो चाहे नॉन मेंबर की हो, दोनों ही वैकेंसीज भरी जा सकती हैं इन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, ठीक है। इसी के अलावा हम देख लेते हैं सेक्शन 107 क्या कहता है। तो जो 107 है वो ये कहता है कि ये इसका कोई माई बाप होना चाहिए, इसका कोई क्या होता है, इसका जो है कोई एक तो हेड तो होना चाहिए, कमिटी तो बन गई, सारे मेंबर्स तो हैं, लेकिन एक हेड भी तो होना चाहिए। ये हेड जो है सेम जैसे हमने देखा म्यूनिसिपैलिटी में सारे इलेक्ट होके आ गए थे मेंबर्स वगैरह, तो उसमें उन मेंबर्स को इलेक्ट जब होके आ गए थे तो उनमें भी एक आदमी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पे भी अगर कमेटी आपको चलानी है तो एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ यही कह रखे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी
या तो म्युनिसिपैलिटी अपने आप अपॉइंट कर देगी प्रेसिडेंट, या अगर म्युनिसिपैलिटी नहीं करती है तो जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो अपने आप जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए कमेटी में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक इंसान होता है जो है जिसकी एक थोड़ी सी ज़्यादा सी पावर्स होती हैं और मेंबर्स के अलावा, और खासकर ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है और इक्वालिटी ऑफ वोट्स में इस जो प्रेसिडेंट होता है इसकी जो होती है वो कास्टिंग वोट होती है, वो डिसाइडिंग या सेकंड वोट कहलाता है, वो सेकंड वोट भी कहलाती है, तो वो पावर होती है जिससे जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती हैं तो वो डिसाइड हो सकता है मैटर। इसी के बाद सेक्शन 108 देख लेते हैं। सेक्शन 108 क्या कहता है कि देखिए जो जो आपके ये और कुछ नहीं बताता, ये कहता है कि सेक्शन 90 टू 93 एज इट इज अप्लाई होंगे यहाँ कमेटी की मीटिंग्स पे भी। अब 92, 93 क्या है? देखिए मीटिंग्स के बारे में बात करी गई है, यहाँ कमेटी में भी मीटिंग्स हो रही हैं और वहाँ ऊपर जो 92, 93 में थे वो म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग्स में वो मीटिंग्स थी। तो यहाँ 92, 93, 94 में जो म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग्स थी उसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और जहाँ म्युनिसिपैलिटी लिखा गया है कि जैसे म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग इस तरीके से लिखा गया, उसको ये माना जाएगा कि कमेटी की मीटिंग है। ठीक है, तो ये जो है प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर, और एक हमने ऊपर बात की है, याद हो कि यूपी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका प्रोसीजर भी हम फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग्स का प्रोसीजर उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रोसीजर्स जो हैं ये फॉलो किए जाएंगे। ये मीटिंग में किया जाएगा, ये वाला प्रोसीजर फॉलो जो है ये मीटिंग्स पूरी होंगी तब किया जाएगा। और वो जब अपॉइंटमेंट्स करे जाएंगे तो उस सिचुएशन में उस सर्कमस्टांस में जो वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया जाएगा। अब देख लेते हैं सब क्लॉज 108 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। तो यहाँ ये कहता है कि जो है आपके कौन मीटिंग बुलाता है। देखिए ऑफ कोर्स जनरल रूल तो यही है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कमेटी का वही जो है मीटिंग बुलाता है। ठीक है, और ये जो होता है एक इसमें ये भी कह रखा है, लेकिन लेकिन अगर अगर जो आपका ये मेंबर्स हैं कमेटी के, अगर वो चाहे, और वो क्या है कम से कम 2 मेंबर चाहे, 2 मेंबर तो होने चाहिए उसमें। जनरली इस मीटिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, जनरली 5 से 10 आदमी होते हैं इन कमिटीज में मैक्सिमम। तो ये कमिटीज जो होती हैं, जो ये कमिटीज अगर बनाई गई हैं इसमें 2 से ज़्यादा आदमी ये कहते हैं कि मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो भी बुला सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो इन कमिटीज़ का है वो तो बुलाएगा ही, उसकी तो जनरल ड्यूटी है कि वो मीटिंग्स बुलाता है। लेकिन अगर ये मेंबर्स भी चाहेंगे तो ये भी बुला सकते हैं, शर्त ये है कि कम से कम 2 मेंबर्स कहें इस बारे में। तो यहाँ क्या है, यहाँ इस सब क्लॉज 2 में सिर्फ ये कह रखा है कि कमिटीज जो है इनकी मीटिंग होगी, और जब होगी जब भी वो प्रॉपर समझेंगे। और ये कब प्रॉपर समझेंगे, या तो प्रेसिडेंट प्रॉपर समझ सकता है तब बुला सकता है, या वो क्या है अगर रिटन रिक्वेस्ट करी जाए प्रेसिडेंट को किन के द्वारा, कम से कम 2 आदमियों द्वारा, तो वो भी उस सिचुएशन में भी जो है मीटिंग बुलाई जा सकती है। इसी के बाद मीटिंग जो होती है, मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो मीटिंग स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए होता है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी में भी चाहिए होता था कोरम, तो यहाँ पे भी चाहिए होगा कोरम। तो यहाँ कोरम कितना चाहिए, तो यहाँ 1/4 कोरम चाहिए। ठीक है, अभी मैं रिवाइज अगर आपको कराऊं कि हमको मीटिंग जो म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग्स थी तो उसमें कोरम कितना चाहिए था, तो वहाँ 2 कोरम की बात करी गई थी, या तो 1/3 होना चाहिए या वहाँ पे कोरम होना चाहिए हाफ। जहाँ इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वहाँ जो है 1/2 होना चाहिए आपका कोरम, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह लेना होता है। और यहाँ और अगर नॉन इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वहाँ म्यूनिसिपैलिटी में, तो वहाँ कोरम कितना था, वहाँ जो था 1/3 कोरम था। अब यहाँ जो है जो ये एक जो है कमेटी है इसके अंडर हम देखेंगे इसमें कोरम जो है वो कितना कहा गया है, इसमें 1/4 कहा गया है। ठीक है, तो काफी कम मेंबर्स चाहिए होते हैं किसी भी मीटिंग को करने के लिए, इवन सिर्फ 1/4 ही चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और अभी यहाँ पे भी ये भी समझ लेते हैं कोरम, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी समझाया था कोरम क्या होता है, किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी उसको कोरम कहा जाता है। ये
कोरम जो होता है ये जो है मेजॉरिटी जो होती है उसके अपोजिट होता है। कोरम जो होता है कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मेजॉरिटी कितनी होगी, ये मेजॉरिटी नहीं होती। मेजॉरिटी तो क्या होती है, मेजॉरिटी एट द एंड ऑफ मीटिंग, जब कोई चीज को डिसाइड करना होता है तो वहां पे उसमें जो है सारे अपने मत डाले जाते हैं और तब वहां पे डिसाइड होता है। तो उसको तो मेजॉरिटी से डिसीजन मेकिंग होती है, मेजॉरिटी से डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन मीटिंग को शुरू करने के लिए कोरम की जरूरत होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कोरम और मेजॉरिटी में। इसी के बाद देख लेते हैं यहाँ क्या सब क्लॉज 4 में क्या रखा है कि एडजर्न करी जा सकती है मीटिंग। किसकी वजह से, कि अगर कोरम नहीं है तो एडजर्न करी जा सकती है मीटिंग। ठीक है, क्यों करी जाएगी, देखिए एक यहाँ पे एक जो है नियम बना दिया गया है कि मिनिमम इतना कोरम होना चाहिए। तो इसको कहीं ना कहीं जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कि ऐसी हवा में नहीं बनाया है। कोरम ये नहीं है कि बस यहाँ प्रोविजंस में लिख दिया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, और उसको लगता है कोरम पूरा नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में ही इज ड्यूटी बाउंड टू एडजर्न द मीटिंग। तो मीटिंग जैसे यहाँ पे एक एडजर्न हो रही है कोरम की वजह से, तो यहाँ जो हमने देखा कि मीटिंग जो एडजर्न हो रही है वो कोरम की वजह से हो रही है। और हमने म्युनिसिपैलिटी में देखा वहाँ किस वजह से हो रही थी, वहाँ दो वजह थी। एक तो वहाँ खुद प्रेसिडेंट चाह रहा था कि हाँ भाई चलिए मैं मीटिंग नहीं करना चाह रहा और इसको एडजर्न करना चाह रहा हूँ, तो उसके अपने रीजन थे। ठीक है, अपने क्या पर्सनली, मतलब एक जनरल रीजन कुछ भी हो सकता है कि देखिए आज जो है कोई और डिस्कशन जो है कहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है वहां जाना है, तो आज ये मीटिंग एडजर्न की जाती है। तो एक जनरल एडजर्नमेंट था। और एक एडजर्नमेंट था कोरम स्पेसिफिक, यानी प्रेसिडेंट को जब लग रहा था वहां पे म्यूनिसिपैलिटी में कि कोरम नहीं है, पूरा पर्याप्त कोरम नहीं है, सेक्शन प्रोविजन 88 था जहाँ कोरम जो नहीं था, तो उस कोरम को जब नहीं था तो प्रेसिडेंट उसकी वजह से उसने एडजर्न करी थी। तो वहाँ दो वजह से एडजर्नमेंट हो रहा है। यहाँ जो है यहाँ सिर्फ एक तरीके का एडजर्नमेंट है, और वो भी किसकी वजह से, सिर्फ कोरम की वजह से, कोरम डेफिशिएंट है। तो इसी के बाद सेक्शन 109 देख लेते हैं। 109 क्या कहता है कि ये कहता है, देखिए ये बिल्कुल सेम किसके किसके सेम, ये बिल्कुल जो है जो सेक्शन है 109, ये बिल्कुल जो है म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर जब कोई कंट्रोल की बात करी गई थी, जब हमने एक सब चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल ओवर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, एक चैप्टर ऐसा आया था, तो कंट्रोल ओवर म्यूनिसिपैलिटीज जब चैप्टर पढ़ा था, ये सेम प्रोविजन जो है बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पे भी ये कहा गया है कि इस कमेटी के ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा, कमेटी के ऊपर जो है कौन सीनियर होगा और किसके सबऑर्डिनेशन में कमेटी काम कर रही है। वहां पे भी हमने जो है एक थोड़ा सा अगर ब्रॉड फॉर्मेट पे देखें तो वहां पे भी हमने यही देखा था कि जो म्यूनिसिपैलिटी है किसके कंट्रोल में, जब हम सब चैप्टर पढ़ रहे थे कंट्रोल ओवर म्यूनिसिपैलिटीज, तो वहां भी हमने ये देखा था कि म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो किसके कंट्रोल में है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और यहाँ जो कमेटी है ये किसके सबऑर्डिनेशन में, ये म्यूनिसिपैलिटी के सबऑर्डिनेशन में। तो देखिए कैसे सबऑर्डिनेशन कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है, तो ये तीन तरीके यहाँ पे बता रखे हैं 1 2 3 में। कि सबसे पहले तो म्यूनिसिपैलिटी अगर जो कोई भी एक्सट्रैक्ट यानी प्रोसीडिंग्स का कोई भी जो इनकी मीटिंग हुई है उसका कोई आपका ये मांगती है, ब्यौरा मांगती है कि भी बताएं उसमें मीटिंग में क्या हुआ, तो इस तरीके का पूरा ब्यौरा कमेटी को देना पड़ेगा। और जो इसके बारे में जो भी उन कमिटीज की मीटिंग में डिस्कस किया होगा वो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से भी सबऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ये एक तरीका है जिससे सबऑर्डिनेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटीज कमेटी के ऊपर कंट्रोल रखती है। सेकंड सब क्लॉज देख लेते हैं। ये कहता है कि सारी की सारी जो ये कमेटी जितने भी बनेंगी, ये क्या है, इनको जो भी रिक्वेजिशन जो भी रिक्वेस्ट म्यूनिसिपैलिटी करेगी वो माननी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, ये भी सबऑर्डिनेशन को कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि ऐसे सबऑर्डिनेशन होगा कमिटीज का। किसके अंडर में होंगी कमिटीज, म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में। सब क्लॉज 3 देख लेते हैं कि जो है म्यूनिसिपैलिटी जो है इनके डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक सबऑर्डिनेशन का प्रूफ है। एक सबऑर्डिनेशन किस तरीके से हो सकता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि हाँ उनके ऑर्डर को ओवरराइड कर सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस सुपीरियरिटी दिखा रखी है कि म्यूनिसिपैलिटी क्या है, सुपीरियर है किससे, कमिटी से, और ये जो है इसके ऊपर कंट्रोल रख सकती है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ जो हम पूरा बात कर रहे हैं और हम बार-बार मैं इन चीज़ों को रिलेट करके म्युनिसिपैलिटी से बता रहा हूँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्युनिसिपैलिटी एक इंस्टीट्यूशन है और ये कमिटीज़ भी एक सॉर्ट ऑफ अ इंस्टीट्यूशन है। ठीक है? एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक दूसरा इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। तो मैं इतनी सारी चीजें जो रिलेट कर रहा था वो क्या है, वो क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर दूसरा इंस्टीट्यूशन है तो दोनों की वर्किंग जो है, दोनों की वर्किंग लगभग सेम है, वर्किंग जैसे कर रहे हैं, ये इनका जो आपका तरीका है वो बिल्कुल एक तरीके से हम लोग बिल्कुल काफी हद तक सिमिलर है। ठीक, तो मैं इसीलिए दोनों को आपस में कंपेयर कर करके बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। थोड़े बहुत बारीक बारीक डिफरेंसेस हैं, म्यूनिसिपैलिटी की जो वर्किंग है और कमेटी की जो वर्किंग है, जिनको हमें ध्यान रखना है, आपस में कंफ्यूज नहीं करना है, और यही कंफ्यूजन जो है कहीं कहीं गड़बड़ करा देते हैं हमसे। अब देख लेते हैं सेक्शन 110 जो कमिटीज, जॉइंट कमिटीज के बारे में बात करता है। तो जॉइंट कमिटीज देखिए मैं बता देता हूँ एक क्या होता है। सब क्लॉज 1 में ये कह रखा है कि जब भी म्युनिसिपैलिटी चाहे या जब भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वो 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला के उनको उनको एक कंबाइंड, मिला के नहीं, उनको क्या है, उनको उनके लिए कंबाइंड जॉइंट कमिटी बना सकते हैं। इससे पहले जो हमने कमिटीज देखी थी वो म्युनिसिपैलिटी में ही क्या है, एक म्युनिसिपैलिटी में ही बनाई जा रही है। और यहाँ पे क्या है, अब ये दो या दो से ज्यादा अगर म्युनिसिपैलिटीज है उनके लिए एक कमेटी बना दी जाए और वो उन तीनों के कामों को देखे। तो ये जो है यहाँ बताया गया है। और ये जॉइंट कमेटी का एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर जो अगर जो गाजियाबाद और मेरठ दोनों जो है एक जॉइंट कमिटी बनाना चाहते हैं तो वो एक रिटन एग्रीमेंट यहाँ पे यानी रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको बनाएंगे, जिसमें सारी पावर्स ड्यूटीज वगैरह सबकी लिखी होंगी कि भाई आप सबकी की कितनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और वो एक जॉइंट कमिटी बना देगी। इससे क्या होता है, इससे एक तो खर्चा बचता है जॉइंट कमिटी बनाने से, दूसरा इन लोगों का जो है काम करने का जो है और अच्छा तरीका आ जाता है, इन लोगों को स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि ये कमिटीज जो हैं ये ना सिर्फ नोएडा के काम देख रही होगी, ये गाजियाबाद के भी देख रही होगी और इतने सारे काम देख रही होगी कि इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा उन कामों को डील करने का। तो इसका जो है आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा इन कमिटीज का जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये कमिटीज क्या होती हैं, सिर्फ दो या दो से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज अगर जो चाहें तो एक रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है एग्जीक्यूट कर सकती हैं, और वो रिटन इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो एक रिटन एग्रीमेंट जो होगा उसके बेसिस पे ये क्या है, एक जॉइंट कमिटी बना सकती है। अब देखिए क्या है ये रिटन इंस्ट्रूमेंट, ये रिटन इंस्ट्रूमेंट क्यों किया जा रहा है, तो ये रिटन इंस्ट्रूमेंट भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिटन इंस्ट्रूमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है आपका कोई कंफ्यूजन ना रख बचे। देखिए जब भी कोई काम जॉइंटली किया जाता है तो उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स जब अराइज होते हैं तो उनका निपटारा जो होता है अगर रिटन इंस्ट्रूमेंट में ही लिखा हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, नहीं तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ जो है यहाँ पे ये एक बात बता रखी है कि आप राइटिंग में ही सब चीज तय कर लेंगे। और अब सब क्लॉज 2 में ये बता रखा है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको इस रिटन इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ होगा। तो देखिए जैसे जो प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं जॉइंट, अगर आप किसी भी काम को जॉइंटली कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे पावर्स किसकी पावर्स कितनी होगी, किसका कौन प्रेसिडेंट होगा उसमें, यानी कौन उस कमेटी का हेड होगा, कौन कहते हैं जो है रिप्रेजेंट करेगा, कौन उस जॉइंट कमेटी में मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो ये जो है ये लड़ाई के कारण बन सकते हैं। हो सकता है गाजियाबाद वाले के हमारे ज्यादा मेंबर्स होंगे, हो सकता है आपके नोएडा वाले ये कहें कि प्रेसिडेंट तो हमारा होगा। इस तरीके के झगड़ों का जो है पहले ही रिटन इंस्ट्रूमेंट में निपटारा कर दिया जाता है और वहां पे डिसाइड कर ली जाती है कैसे कैसे पूरा का पूरा ये जो है सिस्टम वर्क करेगा और स्मूथली वर्क करेगा, और उन्हीं चीजों को उस हिसाब से ही फॉलो किया जाता है। ठीक है। ये आपका आपका यहाँ पे जो है ये जॉइंट कमेटी के जो ये रिटेन इंस्ट्रूमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो ये जो है सब क्लॉज 2 बता रहा है। इसी के बाद सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। ये सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है जो राइटिंग में इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट तय किया है, दो या दो से ज्यादा जो ये म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्होंने, तो वो क्या कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को इसको वेरी कर सकते हैं और रिसाइन कर सकते हैं, यानी इसको पूरा का पूरा हटा भी सकते हैं और इसमें ऊपर नीचे कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको ऊपर नीचे जो इसकी टर्म्स कंडीशन है यानी जो 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 ये सब आपस में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत एग्री करा है उनको ऊपर नीचे क्या है टाइम के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर रिसाइंड कर दिया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट जिससे ये अस्तित्व में आई है जॉइंट कमिटी, अगर इसको रिसाइंड कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो जो भी डिसीजन कमेटी ने लिए हैं, जो भी जॉइंट कमेटी ने इस इंस्ट्रूमेंट के तहत जो डिसीजन लिए हैं वो क्या मानी जाएंगी, इनऑपरेटिव मानी जाएंगी, नल एंड वॉइड मानी जाएंगी, जिस दिन से भी ये क्या कर दिया गया है, जिस दिन से भी ये जो है रिसाइंड कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू द स्पेसिफाइड इन फर्दर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भी आपकी नेक्स्ट उसमें जो है रिसाइंड करने की डेट है उससे जो है ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं इनऑपरेटिव मानी जाएंगी। अब सब क्लॉज 4 देख लेते हैं, ये क्या कहता है। देखिए लड़ाई झगड़े को निपटाने के लिए ये इतनी सारी म्यूनिसिपैलिटीज एक साथ जॉइंटली कमेटी बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ों के निपटारे के लिए एक प्रिकॉशनरी स्टेप तो ले लिया था, जो एक सूझबूझ का काम किया था इन्होंने कि रिटन इंस्ट्रूमेंट तो जो है उसमें तो इन्होंने वो तो बना ही लिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं फिर, तो यहाँ यही दे रखा है सब क्लॉज 4 में कि अगर उसके बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस सिचुएशन में ये अथॉरिटीज जो हैं इनको ये मैटर किसके पास जाएगा, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और वही जो है इस चीज़ को, इसके जो भी कोई इनके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो उसका निपटारा करेगा, उसको जो है सुलझाएगा। अब देख लेते हैं सेक्शन 110A जो कि लास्ट सेक्शन है इस सब चैप्टर में, कि ये क्या कहता है। तो ये कहता है, देखिए सबसे पहले ये और कुछ नहीं फॉर्मेशन की बात करता है कि जितनी म्यूनिसिपैलिटीज़ यूपी में हैं वो उतनी म्यूनिसिपैलिटीज़ जो यूपी में हैं, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं आपस में मिलके जो है सारी की सारी, अगर जो ये सारी की सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ में से इसमें आधे से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है ये कहती हैं कि हम लोगों की स्टेट म्यूनिसिपैलिटीज़ यूनियन बननी चाहिए। तो क्या है ये इस तरीके का रिजोल्यूशन पास कर सकती हैं और क्या है आपका स्टेट म्यूनिसिपैलिटीज़ यूनियन बना सकती हैं। अब स्टेट म्यूनिसिपैलिटी यूनियन क्या होती है ये भी आप थोड़ा सा आइडिया में आपको समझा देता हूँ। जो इनके कर्मचारी वगैरह होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में काम कर रहे होते हैं उनकी एसोसिएशन होती है, ये और कुछ नहीं। ठीक है, और ये क्या करती है ये अभी देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सब क्लॉज 2 में फंक्शंस बता रखे हैं कि ये क्या करेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है जो हमको जनरल इम्प्रेशन होता है कि हमेशा जो ये यूनियंस होती हैं ये क्या हमेशा डिस्ट्रक्टिव काम करती है, ऐसा नहीं होता। जब हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि ये क्या करती है तो हमें पता चलेगा कितने कंस्ट्रक्टिव काम के लिए ये यूनियंस बनाई जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत हम लोगों को आजकल देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग धरनेबाजी पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होता। तो इनके क्या कंस्ट्रक्टिव काम यहाँ पे बता रखे हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, जो ये म्यूनिसिपैलिटी यूनियन बनाई गई हैं, जो सारी यूनियंस हैं इनके काम क्या है। देखिए ये क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एग्जामिन करेंगे प्रॉब्लम ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो सब लोग जो है फेस कर रहे होंगे उस तरीके की प्रॉब्लम को ये समझेंगे पहले, और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी को एडवाइस करेंगे कि देखिए साहब, देखिए कॉमन प्रॉब्लम है जो सारी की सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ में देखी जा रही है और इसको हम आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप इस तरीके से इसको रिजॉल्व करें। जब इस तरीके की एडवाइस देगी तो म्यूनिसिपैलिटी क्या है, म्यूनिसिपैलिटी जो है इन जो भी सजेशंस दिए गए होंगे ये किस लिए दिए गए होंगे कि जिससे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो इम्प्रूव हो, इस वजह से ये जो है एडवाइस पूरी की पूरी यूनियन ने दी होगी। तो ये जब म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास एडवाइस होगी तो वो क्या करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा, जो भी उनको लगता है कि हाँ बाकी कोई जेन्युइन सी बात कह रहे हैं तो उसके ऊपर वो जो भी उनको अप्रोप्रिएट लगेगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। इसी के अलावा ये कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगी यूनियंस जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट इनको बताएगी। तो ऐसे भी फंक्शंस जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट जैसे बताएंगी वैसे भी फंक्शंस करेंगी, और जनरल तो इनका यही है, एक कंस्ट्रक्टिव काम है कि कोई भी प्रॉब्लम इनके एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है उसके बारे में एडवाइस करती है। ठीक है, इसी के बाद सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि ये जो आपके फॉलोइंग मैटर शैल बी रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय रूल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि देखिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो मैटर्स ये नीचे दिए गए हैं जिनको मैं अभी पढ़ूंगा, ये मैटर्स कैसे गवर्न होंगे, ये ऐसे गवर्न होंगे जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे में रूल्स बता रखे होंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो ये रूल्स जो है ये रेगुलेशंस जो हैं इनसे गवर्न होंगी, तो वो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्स ऑफ यूनियन। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कौन कौन लोग इसमें पदाधिकारी होंगे और क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, वो उसके बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन में बताएगी।
इसी के बाद में अमाउंट एंड मेथड ऑफ कंट्रीब्यूशन, कहने का मतलब मेंबर अगर बनना है इस यूनियन में तो कितने रुपए जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। इसी के अलावा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंसिंग, कौन जो भी पैसे इकट्ठे होंगे, जो भी ये मेंबर्स वगैरह देंगे, ये पैसे किसके कंट्रोल में होंगे, कैसे कंट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनका मैनेजमेंट वगैरह वगैरह कैसा होगा, ये सारी की सारी बातें भी ये रेगुलेशंस में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बताई जाएंगी। और नीचे सबसे आखिरी ई क्लॉज में बता दिया जनरली अदर मैटर, कोई भी अदर मैटर कोई नेसेसरी कोई लगता है जरूरी है तो उस सिचुएशन में भी स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो है जैसा भी रेगुलेशन से बताए जाएंगे वो यूनियन को फॉलो यूनियन के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो बेसिकली हमने पूरा का पूरा समझ लिया है ये कमिटीज क्या है। ये कमिटीज जो है ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, बर्डन कम करती हैं जो म्युनिसिपैलिटी का है, और ये हो सकता है स्पेशलाइज्ड हो, किसी पर्टिकुलर काम करने में स्पेशलाइज्ड हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि कहीं ना कहीं अकाउंट्स कमेटी होती है, मैं ये पार्लियामेंट में होती है ऐसी कमेटी, मैं उसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अकाउंट्स कमेटी होती है तो वहाँ क्या स्पेशलाइज्ड आदमी की जरूरत पड़ेगी, कहने का मतलब जो अकाउंट्स की जानकारी रखते हो। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जितने ये एमपीज जितने भी आ रहे हैं उन सबको अकाउंट्स की जानकारी हो। वो तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने एमपीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है और वो क्या है स्पेशलाइज नहीं होते। तो इन कमिटीज़ में जो है कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड आदमी होते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है और वो उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से एडवाइस करने की पोजीशन में होते हैं। तो एक तो ये स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है इन कमिटीज़ से, और दूसरा फ़ायदा जो इन कमिटीज़ से मिलता है वो ये होता है कि ओवरबर्डन होती हैं ये, चाहे आप पार्लियामेंट कह लें चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ कह लें, ओवरबर्डन होती हैं काम से, इनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या है ये क्या है, इन कमिटीज को काम दे देती हैं जो इनके लायक काम होते हैं और ये काम करके पूरा ये फिर इनको वापस बता सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, भाई किसी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चली किसी के ऊपर, कोई सर्वेंट है उसके ऊपर, उसने करप्ट प्रैक्टिस में जो है पकड़ा गया वो पैसे लेते हुए, तो उस सिचुएशन में अगर इंक्वायरी करी जाएगी तो ये तो नहीं है कि प्रेसिडेंट उसकी इंक्वायरी करेगा या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, उन्हें तो वैसे ही बहुत सारे काम होंगे। तो वो क्या है, वो इंक्वायरी कमेटी जो इंक्वायरी एडवाइजरी कमेटी है, सॉरी, ये इसको एडवाइजरी कमेटी को रेफर कर देगा कि देखिए आप इंक्वायरी करिए, आप इंक्वायरी करना जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोगों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इंक्वायरी करने में, तो आप इसकी इंक्वायरी करिए और उस पर हमें एडवाइस करिए, फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो ये अपना सरदर्द जो है इन्होंने कम कर लिया और ये म्यूनिसिपैलिटी इस तरीके से कमिटीज को काम दे सकती है, जिससे जो है बर्डन ओवर बर्डन कम होता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने सब चैप्टर पढ़ा। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो है आप पढ़ रहे हैं, ये वर्किंग सेम एज इट इज़ ऐसे चल रही है जैसे कि हम देखते हैं कहीं पार्लियामेंट या फिर कहीं स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो चलती है, ये सेम उसी तरीके से है। क्यों? क्योंकि ये भी डेमोक्रेटिक सेटअप है और वो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये भी गवर्नमेंट है और वो भी गवर्नमेंट है। यहाँ भी सब क्या डेमोक्रेटिक वे में डिसीजंस हो रहे हैं, वहाँ भी डेमोक्रेटिक वे में डिसीजंस हो रहे हैं। यहाँ भी मेजोरिटी की जरूरत है, अलग अलग जगह अलग अलग मेजोरिटीज की जरूरत है, वहाँ भी अलग अलग जगह वेरियस मेजोरिटी की जरूरत है। वहाँ भी कोरम की जरूरत है, यहाँ भी कोरम की जरूरत है। यहाँ पे भी कमिटीज हैं, वहाँ पे भी कमिटीज हैं। तो कहने का मतलब देखिए सिमिलरिटी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अब आप क्या करके अगर जो इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट और भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपको दिखेगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं चीज़ें वैसे ही यहाँ पे भी काफ़ी हद तक एक ब्रॉड अगर जो आप देखें फ्रेमवर्क तो उसी तरीके से चलती हैं जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चलती हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेंशन रहेगी चीज़ों की और आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।